स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड पे आ गए। हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त होने का मतलब है कि फिर इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड टेंस वगैरह स्टार्ट करेंगे। बट एट द सेम टाइम ये भी ज़रूरी है जानना कि टेंस स्टार्ट करें इससे पहले एसवीओ सीख लेना ज़रूरी है। बोलिए क्यों? सेंटेंस फॉर्मेशन में मदद करेगा। अगर आपको कोई भी तरह का कन्फ्यूज़न हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो एसवीओ में एस जो है सब्जेक्ट, वी वर्ब और ओ ऑब्जेक्ट, ये तीन हिस्सा जनरली अंग्रेजी सेंटेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन ये तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और इन तीन चीज़ों में भी जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा वो वर्ब। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है सेंटेंस का जिसके बिना सेंटेंस फॉर्मेशन ही पॉसिबल नहीं है। आप बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बना सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन बिना वर्ब के सेंटेंस बनाए ये एकदम असंभव है, एकदम असंभव है। ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं संभव है कि आप बिना वर्ब के सेंटेंस बनाएं। तो आप इसीलिए वर्ब सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, वर्ब कहते किसको हैं? देखिए, आपने जितना भी कुछ परिभाषा पढ़ा हो कोई गलत नहीं है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसको समझिए। सरलतम बात है कि दुनिया में जितना भी काम है वो वर्ब कहलाएगा। सब्जेक्ट किसको कहेंगे? तो कोई भी काम करने वाला को सब्जेक्ट कहेंगे। बस सिंपलेस्ट परिभाषा। जनरली आप लोग ये जानते हैं कि आगे लिखा हुआ तो सब्जेक्ट है, हम बोलते हैं नहीं, आगे लिखा हुआ वाला सब्जेक्ट होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन काम करने वाला ही सब्जेक्ट होगा इस बात की गारंटी है। और ऑब्जेक्ट, इसको सिंपल सा दो तरीका है। किसको से प्रश्न पूछिए वर्ब में, जो जवाब मिल जाए वो ऑब्जेक्ट है, और क्या से प्रश्न पूछिए, जो जवाब मिल जाए वो ऑब्जेक्ट है। किसको और क्या से प्रश्न पूछिए वही ऑब्जेक्ट होगा आपका। ठीक है, दो तरह के ऑब्जेक्ट। हाँ सर, दो तरह के ऑब्जेक्ट। किसको से प्रश्न पूछेंगे वो पहला ऑब्जेक्ट होगा, वो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। पहला दूसरा का मतलब सीरियल नंबर इसलिए क्योंकि वाक्य में लिखेंगे तो पहला पहले लिखेंगे, दूसरा बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें एक उदाहरण देके हम समझाएंगे इसको अच्छे से आपके लिए। मैं अभी यहाँ आप लोगों को स्नेहपूर्वक अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस है। अब कहा जाए कि अंग्रेजी में इस वाक्य को लिखिए या तो ट्रांसलेट करके, जैसे भी, तो यहाँ पर एक समस्या आनी शुरू हो जाती है। समस्या क्या आनी शुरू हो जाती है कि ट्रांसलेट करने में तीन तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं जनरली किसी भी लर्नर को। ठीक है, जो सबसे पहली समस्या होती है जो झेलनी पड़ती है वो होती है वर्ड मीनिंग हमको नहीं पता चल रहा है, बताइए सर। ठीक है, बिल्कुल। दूसरी समस्या टेंस का कन्फ्यूजन लग रहा है सर। और तीसरी समस्या वर्ड ऑर्डर, कि हम किसको कहाँ लिखें, आगे किसको लिखें, पीछे किसको लिखें। ठीक है, एसवीओ जो है आपके इसी तीसरे समस्या का समाधान है। बोले दूसरा और पहला समस्या, दूसरा और पहला समस्या का भी समाधान दिया जाएगा वन बाय वन। अब चूंकि सबसे पहले मिल गया हमको इसका समाधान, तो इसको छोड़ के क्यों आगे बढ़ें, इसी को पहले ले लेते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा सेंटेंस है या छोटा सेंटेंस है या जैसा भी सेंटेंस है, अगर आपको परेशानी दे रहा अंग्रेजी में लिखने में कि किसको कहाँ लिखें, तब आप एसवीओ की मदद लीजिए। आप कुछ चीज़ें आप सेंटेंस में सवाल करके कंफर्म करने की कोशिश कीजिए। उन चीज़ों को हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पूछिए कि काम क्या हो रहा है सेंटेंस में। तो इसमें काम हो रहा है पढ़ाने का। जो काम होता रहे उस काम को आप वर्ब के रूप में अंडरलाइन करके लिख दे सकते हैं। आप उसको किस रूप में लिख सकते हैं? वर्ब के रूप में। फिर पूछिए उसी सेंटेंस में, ठीक है काम पढ़ाने का हो रहा है, तो इस काम को कर कौन रहा है? काम को करने वाला कौन है?
तो पता चला काम को करने वाला, पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ, यानी मैं जो है सब्जेक्ट है, एस कर दिया अंडरलाइन करके। बोले अंडरलाइन करके लिखना ज़रूरी है। शुरुआत में अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो 20, 50, 100 सेंटेंस तक ऐसा करना ज़रूरी है, ताकि आपको ये तरीका दिमाग में बैठ जाए और आपका कन्फ्यूज़न सदा सदा के लिए दूर हो जाए। ठीक है, आप नहीं करेंगे तो भी बनाएंगे, लेकिन भटकेंगे ज़्यादा, गलतियाँ ज़्यादा होंगी, स्वाभाविक है। ठीक है, अगर आपको वाकई गलतियों से बचना है, तो कन्फ्यूज़न से बचना है, तो इस मेथड को। सब्जेक्ट और वर्ब पता चल गया, फिर पूछना है ऑब्जेक्ट कौन है। तो ऑब्जेक्ट कौन है ऐसे पूछने से नहीं पता चलेगा। पूछिए जो काम है ना, वर्ब है ना, उसमें पूछिए किसको, किसको पढ़ा रहा हूँ। जो जवाब मिलेगा वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट होगा। किसको से सवाल पूछिए, तो जवाब मिला आप लोगों को, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट है आपका। ठीक है, इसको हमने ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिख दिया अंडरलाइन करके। फिर उसी तरह से सवाल पूछिए क्या पढ़ा रहा हूँ, वर्ब में ही सवाल पूछना है, क्या पढ़ा रहा हूँ, तो जो जवाब मिलेगा वो ऑब्जेक्ट सेकंड होगा, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। कहाँ लिखा हुआ रहेगा वाक्य में, इसका कोई हिंदी वाक्य में कहाँ लिखा रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं, आगे पीछे रहे, इधर रहे उधर रहे, इसे मतलब नहीं, ये फार्मूला से मिल जाना चाहिए, कहीं भी लिखल है। ठीक है, अभी नहीं गारंटी कि सब्जेक्ट हमेशा आगे ही रहेगा। ये मैं को उठा के बीच में डाल सकते थे, अभी यहाँ आप लोगों को मैं स्नेहपूर्वक अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, अंत में डाल सकते थे, अभी यहाँ आप लोगों को स्नेहपूर्वक अंग्रेजी मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ मैं, ऐसे डाल देते। तो कहीं भी लिखा रहे, आगे रहे, पीछे रहे, बीच में रहे, इस बात को गांठ बांध लीजिए। पढ़ाने के बावजूद भी बच्चे पहले वाला को सब्जेक्ट मान लेते हैं, जिसमें बहुत बारी गलती हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता चल गई, ऑब्जेक्ट सेकंड पता चला, क्या पढ़ा रहा हूँ भाई तो अंग्रेजी, ये भी पता चल गया। अब इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दिख रही हैं यहाँ पर कि सर इनको हम कहाँ लिखेंगे, इस किस कैटेगरी में आएंगे, तो इनका कैटेगरी भी आप जान लीजिए। ठीक है, आप जो है इनमें से पता कीजिए काम करने का जगह, जगह पता कीजिए। ठीक है, जगह पता करने के लिए आपको कहाँ से सवाल पूछना है, नहीं जगह नहीं, सॉरी पहले गलत बोल दिए, तरीका पता कीजिए पहले, काम करने का तरीका। ठीक है, कैसे तरीका पता किया जाता है भाई, बहुत सिंपल है। तरीका पता करना है तो आप कैसे से प्रश्न कर दीजिए। आप किससे प्रश्न कीजिए, कैसे, हिंदी में पूछिए कैसे पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो जवाब मिलेगा ना वही आपका एम यानी मैनर यानी तरीका होगा, तो आपका जो जवाब मिला वो मैनर हो गया। ठीक है, फिर पूछिए जगह पता कीजिए कि काम करने का जगह क्या है, तो कहाँ पढ़ा रहा हूँ, इस सवाल कीजिए, कहाँ से सवाल कीजिए। ठीक है, तो जैसे हमने कहाँ से सवाल किया ना, तो हम लोगों को प्लेस पता चल जाएगा, कहाँ पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ, ये प्लेस हो गया। फिर समय पता कीजिए काम करने का। ठीक है, समय पता करने के लिए आपको कब से प्रश्न पूछना है, बस ये फिक्स्ड है, आप दूसरा चीज़ से प्रश्न नहीं पूछ सकते, जो हम बोले हैं वही पूछना होगा आपको, तभी आपको मदद मिलेगी, नहीं तो नहीं मदद मिलेगी। ठीक है, तो टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, पूछ लीजिए कब पढ़ा रहा हूँ तो अभी। ये 7 चीज़ें आपको डिसाइड करनी है एसवीओ फार्मूला के हिसाब से। बोले 7 से ज़्यादा रहा तो अगर ज़्यादा रहा तो उसको अंत में ठेल दीजिएगा अदर वर्ड्स मान के, रहेगा नहीं, सामान्यता नहीं रहता है, सामान्यता नहीं रहता है। ठीक है, हाँ यदि रहेगा तो फिर कंजंक्शन से जुड़ के सेंटेंस आ जाएगा, यकीन मानिए कंजंक्शन से जुड़ के आ जाएगा सेंटेंस। ठीक है, कंजंक्शन से जुड़ के। अब सेंटेंस क्या है भाई हमारा, जैसे भी हिंदी में है, अंग्रेजी में लिखने का तरीका क्या होगा पता है, अंग्रेजी में हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है। हिंदी में पहले सब्जेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा गारंटी नहीं है, अंग्रेजी में सब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है एक सामान्य वाक्य में। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब को लिखा जाता है, यही तौर तरीका है अंग्रेजी पढ़ाई का। और उसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट सेकंड लिखा जाता है। बोले यदि हम उल्टा लिखना चाहें, ऑब्जेक्ट सेकंड और फर्स्ट को बाद में, सेकंड को पहले, तो प्रीपोजिशन का लोचा पड़ेगा, प्रीपोजिशन का ज़रूरत पड़ेगा। और शुरुआत में कोई टीचर आपको सलाह नहीं देगा कि शुरू में प्रीपोजिशन से उलझिए, उससे जितना बच के चलिए। तो बच के चलने का तरीका है, फिर एम लिखा जाता है, फिर पी लिखा जाता है। अब जगह नहीं है इसलिए MPT का जगह उल्टा पुल्टा होता है बहुत फ्रिक्वेंटली, लेकिन हम इसमें ऐसा ही सलाह देंगे कि जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो कुछ सालों के बाद ऐसा होता है कभी आप हैंडल छोड़ के कभी पैंडल छोड़ के चला लेते हैं।
फ़ोन पे बात करते हुए चला लेते हैं। लेकिन जब आप शुरू में गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आप ये सब रिस्क नहीं लेते हैं, लेने पे एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। वही चीज़ पढ़ाई में भी है कि आप कोई भी फील्ड का पढ़ाई कर रहे हैं तो शुरुआत में जो नियम बताया जाता है उस नियम पे चलिए, धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाइएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि नियम में कहाँ कैसे चेंजेस ला के हम अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से। लेकिन शुरुआत में नियम से चलिए, ठीक है। अब सारा चीज़ का जगह बता दिया गया आपको कि कहाँ क्या रहेगा, ये जगह फिक्स्ड है। आप इसमें छेड़छाड़ कीजिएगा तो अपने रिस्क पे कीजिएगा, आपका नंबर जाएगा, आपका उलझन बढ़ेगा, समस्या बढ़ेगी। इसमें हम कोई मदद आपकी फिर नहीं कर पाएंगे। अब कहा जा रहा है कि अरेंज कर दीजिए, तो हमने हिंदी सब्जेक्ट हिंदी सेंटेंस में पता कर लिया था, सारी चीज़ों को अंडरलाइन करके लिख भी लिया था। अंडरलाइन करके लिखा इसलिए क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कहीं कन्फ्यूज़ होकर बार बार भूले ना तो टाइम ज़्यादा लगेगा, गलती होने का चांस ज़्यादा रहेगा, इसलिए हमने अंडरलाइन करके लिख दिया। हो सकता है कि आप इतना शार्प माइंडेड हो कि आपको अंडरलाइन करके लिखना ना पड़े, लेकिन हम बहुत सारे विद्वान और बुद्धिमान लड़कों को देखते हैं कि वो गलती करते रहते हैं फिर भी अंडरलाइन करके नहीं लिखते हैं, जिद्दी। तो वैसे जिद्दी महान आत्माओं को मेरा सशक्त नमन है और वो बहुत प्रगति करेंगे अपनी जिद की वजह से। चलिए, सब्जेक्ट सबसे पहले आई, ठीक है। पढ़ाना टीच, बोले टीचिंग ना होगा, नहीं, अभी अभी आपको टेंस नहीं लगाना है, अभी आपको सिर्फ अरेंज कर देना है चीज़ों को, कहाँ पर सब्जेक्ट लिखाएगा, कहाँ पे वर्ब लिखाएगा, सबको लिख दीजिए साफ सुथरे तरीके से। बाद में हम देख लेंगे कि कौन सा टेंस है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट यू, ऑब्जेक्ट सेकंड इंग्लिश, एम। भले सर हमको तो पता ही नहीं है इसका मीनिंग स्नेहपूर्वक का, आपको नहीं पता है तो या तो डिक्शनरी की मदद लीजिए या तो टीचर से पूछिए। बोले सर डिक्शनरी भी नहीं है, सर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो खाली जगह छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद प्लेस, हेयर, जो भी नहीं मालूम है उसका खाली जगह छोड़ दीजिए यदि आपको नहीं पता चल पा रहा तो। टाइम, नाउ, ठीक है। अब पहला काम देखिए, आपका ये जो पहला काम था ये काम हो गया वर्ड ऑर्डर का। अब बारी आती है टेंस की, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, आईएनजी लगेगा, आईएनजी हमने लगाया, इज आर एम लगेगा। बोलिए टेंस नहीं पता है हमको, टेंस टेबल बता देंगे, पता चल जाएगा। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश डॉट 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 हियर नाउ, सब कुछ हो गया, टेंस भी हमने लगा दिया। अब तीसरा बारी आता है वर्ड मीनिंग का। अब बोलिए कि वर्ड मीनिंग तो यही है, को खाली हम फंस रहे थे सर, या तो आपको पता चलता है तो भर दीजिए, नहीं पता चलता है तो ऐसे ही बढ़ा दीजिए, इतना पर आपको 1/4 नंबर काट के पूरा मिल जाएगा, ठीक है। टेंस सही नहीं लिखिएगा तो आधा नंबर दे देना चाहिए टीचर को, सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से। बिहार बोर्ड में एक को शब्द छोड़े हैं तो एक को नंबर नहीं मिलेगा, बिहार बोर्ड का ही तरीका है, ठीक है। अफेक्शन, अफेक्शन माने होता है स्नेह, अफेक्शनेटली मतलब होता है स्नेहपूर्वक, ठीक है। अफेक्शनेटली, रेड से लगता है अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, ठीक है, रेड से अच्छा नहीं लग रहा है, घचर पचर लग रहा है, तो हम वाइट से ही लिख देते हैं। अफेक्शन स्नेह, अफेक्शनेट स्नेहपूर्ण, अफेक्शनेटली स्नेहपूर्ण तरीके से या स्नेहपूर्वक लिखा गया, हमारा ट्रांसलेशन बन गया। क्या बहुत कठिन था या बहुत आसान था? हमको तो लगता है बहुत आसान था, बहुत आसान था। एसवीओ ने इसको सुपर इजी बना के रख दिया, चाहे जितना भी कठिन सेंटेंस रहे, ठीक है। अब ये तो एसवीओ जो आपने पढ़ा ये था अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब कुछ वैसे ही होगा, खाली एक काम करना है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, बोलिए ये क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब इज, आर, एम, वाज, वेयर होता है, वो वर्ब के कैटेगरी में आता है, लेकिन वो मेन वर्ब नहीं है, वो सिर्फ सहायता करता है टेंस बनाने में, इसलिए ऑक्सिलरी या हेल्पिंग कहा जाता है। तो नेगेटिव बनाना हो तो उसमें नॉट लगा दीजिए, एम है तो एम में नॉट लगा दीजिए, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है, बस नेगेटिव बन गया। बोले प्रश्नवाचक यदि रहे, यस नो क्वेश्चन रहे तो कुछ नहीं करना है, ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट के पहले ले जाएंगे, प्रश्नवाचक बन जाएगा। ये तो 3 चीजें तो एकदम आसान है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब हम सीधे बात करेंगे WH क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्या होता है? अच्छा, जो एसवीओ हमने बताया है ये बेसिक सेंटेंसेस में काम करेगा, और एसवीओ जो इंग्लिश वाला है वो एडवांस सेंटेंस में काम करेगा। लेकिन क्या होता है, हिंदी से अंग्रेजी जब ट्रांसलेट कीजिएगा तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपका शब्दशः ट्रांसलेशन नहीं बनता है, वहाँ थोड़ा दिमाग एसवीओ में लगाना पड़ता है, ठीक है।
वैसे सेंटेंसेस को आने दीजिए, फिर हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए हम WH क्वेश्चंस की बात करते हैं। WH क्वेश्चंस में कुछ खास प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, whom, which, whose, who, how, how much, how many, how long, how far, how many times और how often। इतने में से कोई भी शब्द यदि आपको अंग्रेजी प्रश्नवाचक वाक्यों में मिल जाए तो यकीन मानिए कि वो फिर प्रश्नवाचक WH क्वेश्चन कहा जाएगा। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए हिंदी लिख दें, शायद आपको काम आ जाए। क्या, कब, कहाँ, क्यों, किसे या किसको, कौन सा, किसका, कौन या किसने, कैसे, कितना, मात्रा के लिए, कितना, संख्या के लिए, कितना देर या कब तक या कब से, ये सब होता है। हाउ फार, कितना दूर, या कहाँ तक भी बोल सकते हैं आप। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। इसका भी मतलब कितनी बार हिंदी में सेम जैसा रहता है अर्थ, लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा डिफरेंस होगा, हम बताएंगे पढ़ाते समय अभी ही। अब इनके वाक्यों को कैसे बनाया जाता है, कुछ नहीं करना है, जैसे अभी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए वैसे बनाना है। ऑक्सिलरी वर्ब को आगे ले जाना है और उनके आगे इन सब शब्दों को लगा देना है। खास करके कौन कौन शब्दों को ऐसे करके बना सकते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, whom और हाउ। इतने सारे शब्दों जिनके आगे हमने ये एरो मार्क लगाया है येलो कलर का, ठीक है, उन सभी शब्दों को आप आराम से ऐसे बना सकते हैं कि आप सामान्य वाक्य बनाइए। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। अच्छा, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट सेकंड है, तो जो नहीं है उसको नहीं लिखेंगे, क्यों हम परेशान होंगे। MPT। ठीक है, अब आपको करना क्या है ना कि बस ये ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट का जगह आपस में उलट पुलट कर देना है। मतलब कि सब्जेक्ट को इधर ले गए और ऑक्सिलरी वर्ब को आगे लेके चले आए। जैसे कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य में इतना तो होगा ही होगा हर हालत में। ये चीज़ जो हमने हाईलाइट किया है यहाँ पर, ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट, ये प्रश्नवाचक वाक्य में होगा। कहाँ नहीं होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं होता, वो भी हम बताएंगे, इसी चैप्टर में बताएंगे। और इसके आगे आपको क्या लगा देना है, इसके आगे लगा देना है क्वेश्चन वर्ड। खास करके कौन से क्वेश्चन वर्ड, जिनमें येलो कलर का एरो मार्क लगाया हुआ है। बोले बाकी में भी होगा, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा नियम बदल जाएगा, हल्का सा बदलेगा। कैसे बदलेगा वो बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये ज़रूरी होता है कि इस सब का कुछ उदाहरण दे दें। देखिएगा, हम डायरेक्ट उदाहरण अंग्रेजी में दे रहे हैं। व्हाट आर यू लर्निंग, है ना, so sincerely here now। क्या देखिए, तो हम वही पैटर्न का पालन किए हैं जो पैटर्न हम ऊपर क्वेश्चन वर्ड का सिखाए हैं सेंटेंस को लिखते समय। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब लर्निंग। ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ऑब्जेक्ट सेकंड है नहीं है तो नहीं है, उसको नहीं लिखे। एम हो गया सो सिंसियरली, प्लेस हो गया हेयर,
और टाइम हो गया नाउ, हाँ या ना? बोले सर क्यों नहीं है? अब हम वाक्य क्या पूछना चाहते हैं उसमें क्या रहेगा वो तो सिचुएशन और मेरे सोच के हिसाब से डिसाइड होगा। ठीक है, अब एक और देखते हैं उदाहरण। वाई इज ही ही टीचिंग यू इंग्लिश so sincerely here now क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए तो पैटर्न सेम फॉलो हुआ, जो ऊपर पैटर्न लिखा गया वो पैटर्न है ही, इसलिए ऐसा नहीं होता कि थ्योरी पढ़ लिए अब क्वेश्चन अलग तरीके से बनेगा, नहीं, जो थ्योरी पढ़े हैं क्वेश्चन बनाते समय एकदम वो थ्योरी पालन होना चाहिए, तभी थ्योरी पढ़ाई का कोई फायदा है। एकदम क्वेश्चन अलग बन रहा है थ्योरी अलग पढ़े तो फिर फायदा क्या हो थ्योरी पढ़ने का। ठीक है, सबसे पहले भाई है क्वेश्चन वर्ड, फिर इज है ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट है ही, फिर टीचिंग है मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट फर्स्ट है यू, इंग्लिश है ऑब्जेक्ट सेकंड, एम है सो सिंसियरली, पी है हेयर, टी है नाउ। ठीक है, इस तरह से आपका लागू हो गया सारा चीज। ठीक है, ऊपर वाले का हिंदी है कि आप इतना ईमानदारी से, इतना ध्यानपूर्वक, इतना गहराई से अभी अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं। और जो ये सेकंड वाला है उसका है कि क्या क्या सीख रहे हैं पहला का, दूसरा का है कि आप इन लोगों को वह आप लोगों को अंग्रेजी इतना ध्यानपूर्वक अभी यहाँ क्यों सिखा रहा है, ये मतलब है इसका। ठीक है, ऐसे तो है, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। चलिए अच्छी बात है, WH क्वेश्चन। अब जो अलग है, जो इस पैटर्न पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है हमको लगता है। और उसमें जो सबसे पहले हम लोगों को सीखना चाहिए अलग पैटर्न वाले में, हु को सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हु का अर्थ होता है कौन या किसने। कौन या किसने। ठीक है, जब हम बोलते हैं कौन या किसने, याद रखिएगा कि हु कहीं भी रहे सेंटेंस में तो ये हमेशा सब्जेक्ट रहता है, खुद ही सब्जेक्ट रहता है। बोलिए कैसे, हम क्यों मान ले, तो प्रश्नसूचक शब्द है। प्रश्नसूचक शब्द तीन चार तरीके से काम कर सकते हैं। प्रश्नसूचक शब्द या तो सब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो कभी कभी प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं, है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कभी कभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, और कभी कभी इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में काम करते हैं। अलग अलग शब्दों का अलग अलग कैटेगरी है। यह सब्जेक्ट का काम करता है प्रोनाउन बन के, हु जो है सब्जेक्ट का काम करता है प्रोनाउन बन के, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन के सब्जेक्ट का काम करता है। अगर आप ये सब फालतू के थ्योरी डिटेल्स में नहीं जाना चाहते हैं, बिल्कुल मत जाइए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बोले तो आप बताते क्यों हैं? हम बताते हैं कि हो सकता है आप में से कोई टीचिंग करना चाहता हो बाद में आगे चल के, कि नहीं भैया हमको टीचिंग करना है वाला। ठीक है, तो उसको मदद मिल जाएगा थोड़ा सा। एग्जाम्पल देखिए, देखिए जहाँ सब लोग कंफ्यूज होते हैं वही वाला एग्जाम्पल हम देंगे। रावण को किसने मारा, इस सेंटेंस में हम पूछेंगे ना, तो ईमानदारी से आप बताइएगा सब्जेक्ट रावण को बोल दीजिएगा कि नहीं बोल दीजिएगा, रावण सब्जेक्ट है, बोल दीजिएगा कि नहीं बोल दीजिएगा। ठीक है, अब जरा सा हम इस सेंटेंस को छोड़ देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं रावण को राम ने मारा, सब्जेक्ट कौन हो गया, राम। नहीं बोलते रावण को श्याम ने मारा, सब्जेक्ट कौन हो गया, श्याम। रावण को मोहन ने मारा, सब्जेक्ट कौन हो गया, मोहन। रावण को सोहन ने मारा, सोहन। रावण को किसने मारा, किसने, हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो रावण सब्जेक्ट नहीं है, किसको मारा, तो रावण को मारा। किसको मारा, हम बताएं किसको से सवाल पूछने पर जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब किसने, सब्जेक्ट, रावण को ऑब्जेक्ट। यदि हम यहाँ लिखते रावण को मोहन ने मारा, ऐसा लिखते हम,
तो मोहन को आप आगे लिखते सब्जेक्ट के तौर पे, लिखते कि नहीं लिखते? मोहन किल्ड। यहाँ पर टेक्निकल चीज़ है, अगर आप जवाब देंगे तो आप ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे, वरना सीख तो जेबे करेंगे। किल्ड रावणा, यही होता है वाक्य का बनावट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट के तौर पे अभी नहीं, सवाल नहीं, सिर्फ हाँ ना में जवाब देना है। जब पूछने कहेंगे तो पूछिएगा, पेशेंस रखिए। ठीक है, मोहन किल्ड रावण, यदि हम मोहन लिखते तो हम सब्जेक्ट मोहन को बनाते, वर्ब ये होता और रावण ऑब्जेक्ट होता। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट की जगह किसके लिख चुके हैं, किसने का अंग्रेजी क्या होता है? हु, तो बस खाली हु आएगा, बाकी सब ज्यों का त्यों रहेगा। हु किल्ड रावणा। अब चूंकि ये हु जो है प्रश्नवाचक है, इसलिए बोले प्रश्नवाचक में ऑक्सिलरी वर्ब तो सब्जेक्ट के आगे लिखना चाहिए, तो हु तो खुद ही सब्जेक्ट है, तो हु के आगे फिर कुछ लिखा सकता है? इसलिए नहीं लिखा गया कुछ भी, हु किल्ड रावणा। अब आप अपना सवाल पूछिए, अब आपको आज़ादी है सवाल पूछने की, पूछिए। अब आज़ादी है सवाल पूछने की, पूछिए। आवाज आवाज आ रहा है सब लोगों को? क्या बोले वो? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब क्वेश्चन वर्ड खुद सब्जेक्ट का काम करे तो इसको क्या बोलते हैं? इसको टेक्निकल भाषा में, ग्रामर के टेक्निकल भाषा में इसको सब्जेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, नाम पता है तो ये अच्छा बोनस पॉइंट है, नहीं भी पता है तो आपको इस सेंटेंस आना चाहिए कि कैसे बनाया जाता है। अगर सेंटेंस आता है, नाम नहीं भी पता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाम पता है तो और अच्छा है, सोने पे सुहागा है कि इसको क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट क्वेश्चन कहा जाता है, हु किल्ड रावण। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता है नाम से, किसी चीज़ का आप नाम मत जानिए, लेकिन उपयोग हर चीज़ का जानिए, आपको नंबर ज़्यादा आ जाएगा, गारंटी। एक और, गांधी जी को कौन नहीं जानता है? अभी जो है, हम अभी जो सब्जेक्ट बताए कि आगे वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, ये आपके सोचने की क्षमता को चैलेंज कर रहा है। आपका दिमाग हमेशा बोले कि है यही तो सब्जेक्ट में लग रहा है, लेकिन गहराई से सोच के देखिए क्या वो सब्जेक्ट है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो सीधा परिभाषा ही बदल दिए सब्जेक्ट का। आपने जो परिभाषा लिखा, आप कहा गया कि नहीं कहा गया, आप जनरली आगे वाले को सब्जेक्ट मानते हैं, और हम कहते हैं आगे वाला सब्जेक्ट हो, ये बात की गारंटी नहीं, काम करने वाला सब्जेक्ट होगा इस बात की गारंटी है। यहाँ पे सवाल आना चाहिए आप लोगों के दिमाग में, आ रहा है तो पूछ सकते हैं। आप में से कोई सवाल नहीं पूछ रहे, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब फिर से इसको यदि हमको बोला जाए अंग्रेजी कीजिए, तो हम बोलेंगे तो ये तो वर्ब है। गांधी जी को राम नहीं जानता है तो राम सब्जेक्ट, श्याम नहीं जानता है तो श्याम सब्जेक्ट, क्योंकि जानने का जो काम करेगा वही सब्जेक्ट होगा। तो नहीं जानने का काम कौन कर रहा है? राम, श्याम, मोहन, सोहन, उसी तरह से कौन तो कौन सब्जेक्ट हो गया। किसको नहीं जानता है? और नहीं से साफ साफ पता चल रहा है कि सेंटेंस क्या है? नेगेटिव। तो कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब प्रश्नवाचक, अच्छा पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हु सब्जेक्ट है, जानना है नो, और ऑब्जेक्ट है गांधी जी। लेकिन हमारे साथ है कि सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तो निगेटिव है तो याद रखिएगा कि यहाँ नो होगा कि डज नॉट नो होगा। बोले डज नॉट क्यों लगा है? तो ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सोच के देखिए कि ता है ती है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कौन सा है भैया? नेगेटिव, तो डज नॉट लगेगा कि नहीं? डज नॉट नो। और हु तो जैसे था वैसे लग गया, हु डज नॉट नो, गांधी जी। बोलिए। एक और ले लेते हैं। अभी आपको यहाँ अंग्रेजी कौन सिखा रहा है? अंग्रेजी कौन सिखा रहा है?
और हूँ नहीं लिखाएगा ना, है लिखाएगा। ठीक है। फिर से इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी कीजिए तो फिर से वही एसवीओ कर देंगे, काम हो रहा है सिखाने का। ठीक है। किसको सिखा रहा है? आपको। ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या सिखा रहा है? अंग्रेजी। कहाँ? कब? अभी। और सिखाने का काम कौन कर रहा है? तो राम सिखा रहा है, श्याम सिखा रहा है, मोहन सिखा रहा है, सोहन सिखा रहा है, कौन सिखा रहा है, सारा सब्जेक्ट हो गया। फिर से अरेंज कर दीजिए, कुछ भी तो हम नया कर नहीं रहे हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सेकेंड, एम, पी है नहीं, एम नहीं है। एम नहीं है तो एम को नहीं लिखेंगे हम, काहेला माथापच्ची अपना करेंगे। पी और टी है, पी टी को लिख देंगे। ये पी, यहाँ टी, और अंत में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है कौन, तो हु लिख दिए। फिर वर्ब है टीच, सिखाना। टेंस लास्ट में लगाएंगे ना, पहले तो सबको अरेंज करना है ना। पहले तो अरेंज करने के लिए सिखाया गया कि पहले अरेंज कर लो, लास्ट में टेंस लगा लेना। ऑब्जेक्ट फर्स्ट यू, गलत हो रहा है, यू। और ऑब्जेक्ट सेकंड क्या है? इंग्लिश। बोले हमको नहीं पता चल रहा है, फार्मूला बताए हैं, फार्मूला से खोजिए पता चल जाएगा। प्लेस हेयर टी नाउ। लेकिन ये एक बैसाखी है, दवाई है, इसका सहारा कब लेना चाहिए? जब हमारा खुद का इम्यून सिस्टम लड़ नहीं पा रहा है। हु को हमेशा याद रखिएगा कि सिंगुलर माना जाता है, फिक्स्ड है। इजी यूज कीजिए। हु इज टीचिंग यू इंग्लिश हियर नाउ? हु इज टीचिंग यू इंग्लिश हियर नाउ? Who is teaching you English here now? है ना? एसवीओ आपको हर जगह मदद कर रहा है, चाहे वो सामान्य वाक्य हो, नेगेटिव हो, प्रश्नवाचक हो। हु का वाक्य बनाना आपने सीख लिया। ठीक है। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं हाउ। बोले हाउ तो बहुत आसान है, आप तो बताए। देखिए ना, हाउ का एक और अर्थ निकलता है, हाउ मच, हाउ मेनी। अच्छा एक बात ऑनेस्टली बताइए, आप लोग जो पढ़े हैं अभी तक उससे बहुत डिफरेंट चीज़ें पढ़ा देते हैं ना हम, जो दिमाग में कभी कभी हिंदी के हिसाब से एडजस्ट करना मुश्किल होता होगा। दिमाग को धीरे धीरे मनाइए, और क्या कहें, दिमाग को मनाइए, जहाँ पर दिक्कत, दिमाग बगावत पे आ रहा है वहाँ पे, और क्या कहें। अब देखिए हम तीन चीज़ें यहाँ पर बोलेंगे। लेकिन यकीन मानिए कि हम कुछ भी आपको ऐसा चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं जो अनावश्यक हो। अंग्रेजी सीखना है किसी भी पर्पज़ के लिए, तो जितना हम पढ़ा रहे हैं कम से कम उतना तो सीखना पड़ेगा, तब अंग्रेजी सीखना शुरू कीजिएगा। बोले मतलब अभी क्या सीख रहे हैं? अभी अंग्रेजी शुरू कहाँ हुआ? अभी अंग्रेजी सीखने का तो आपको नींव डाला जा रहा है, नाम ही है फाउंडेशन कोर्स, नींव वाला कोर्स है ये। अंग्रेजी सीखने का नींव डाला जा रहा है, इसके बाद अंग्रेजी शुरू होगा। अब बहुत सारे बच्चे या टीचर इसके बाद अंग्रेजी ख़त्म कर देते हैं, कहते हैं हो गया ख़त्म। अरे नहीं भाई, इसके बाद तो अंग्रेजी शुरू होगा। अभी ये सब एक पूरा कोर्स ही नींव है सिर्फ। बोले नींव में इतना पढ़ना है। हम क्या बोल सकते हैं? हम विनम्रता पूर्वक बोल सकते हैं इससे कम पढ़ाने का मतलब है चोरी करना, उसी के जैसा जाएगा। देखिए हम तीन चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे, आपको अच्छा से मज़ा आ जाएगा इसको देखने पर। यह कुआं कितना गहरा है? ठीक है। आपके पास कितने ग्लास हैं?
आपके ग्लास में कितना पानी है? अच्छा। हम्म। सुधार देते हैं उसको। ग्लास में कितना पानी, ठीक है। अभी देखिए कि यहाँ भी कितना, यहाँ भी कितना, यहाँ भी कितना। हिंदी में तीनों सेम है, लेकिन तीनों का अंग्रेजी अलग हो जाएगा। इसमें कितना का अंग्रेजी हाउ होगा, इसमें कितना का अंग्रेजी हाउ मेनी होगा, और इसमें कितना का अंग्रेजी हाउ मच होगा। हिंदी वाला थ्योरी फिर से फेल कर गया। हम क्या करें, इसमें हम कुछ तो कर नहीं रहे। ये डिपेंड करता है इसके बाद कौन सा चीज़ है। ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा तो हाउ ही होगा। ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और काउंटेबल नाउन जब रहेगा तो ये प्लुरल ही रहेगा, यहाँ हाउ मेनी होगा। और यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है तो मात्रा होता है, इसलिए हाउ मच ही होगा। ये फिक्स्ड है। और फिर तो वाक्य वैसे ही बनेगा एसवीओ से, खाली हम मीनिंग बताए कि कितना का मीनिंग तीन तरीके से होता है। याद रखिएगा कि हाउ मेनी के साथ जो जुड़ता है वो हमेशा प्लुरल नाउन होता है। हाउ मच के साथ जो जुड़ता है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। और हाउ के साथ जो जुड़ता है वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है, ठीक है ना। बस अब वाक्य एसवीओ से बनाइए। वाक्य बनाने में तो हम कुछ नया चीज़ नहीं बता रहे, हम खाली मीनिंग अलग करना था। खैर अब इसमें जो है ना, हाउ के साथ पॉजिटिव डिग्री हमेशा जुड़ा रहेगा, पूरा आगे हाउ डीप इज दिस वेल, ठीक है। हाउ मेनी ग्लासेस, प्लुरल नाउन ही देना है, सिंगुलर नहीं देना है। हाईलाइट कर हम इस बात को। डू यू हैव, ठीक है। आपके ग्लास में कितना पानी है? हाउ मच वाटर डू यू हैव इन योर ग्लास। जो हम हाईलाइट कर रहे हैं उस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर है हाउ के साथ पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पर है हाउ मेनी के साथ प्लुरल नाउन, और यहाँ पर है हाउ मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। एकदम क्लियर कट हमने डिफरेंस आपको दिखा दिया, हाउ का, हाउ मच का, हाउ मेनी का। जिसने भी पूछा है फिर से वो बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा है, एकदम पक्का डांट सुनने वाला। क्यों? क्योंकि हम तो बताए कि प्रश्नवाचक है तो सब्जेक्ट के आगे ऑक्सिलरी वर्ब रहना चाहिए। ये तो मेन वर्ब है। किसी के पास कोई चीज़ है बताने के लिए, अधिकार या संबंध बताने के लिए हैज है मेन वर्ब होता है। और है, आप बता रहे हैं कितना पानी है, नहीं आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अधिकार या संबंध जब प्रेजेंट में बताया जाता है तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो नेगेटिव या प्रश्नवाचक में डू डज चलेगा ही चलेगा। सब्जेक्ट चूंकि यू है तो इसके हिसाब से डू चला, ठीक है। इसमें हम कोई भी नया चीज़ तो आज नहीं पढ़ा दिए, ये तो पहले से पढ़ा हुआ चीज़ है, उसमें क्यों कन्फ्यूज़न। पढ़ा हुआ चीज़ में बार बार क्यों कंफ्यूज होते रहते हैं लौट लौट के। ये कंफ्यूजन आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि बचपन में से पढ़े हाउ मच वाटर हैव यू इन योर ग्लास। बस निवेदन यही करेंगे आप लोगों से कि जो बचपन में पढ़े हैं उसको बचपन में छोड़ के आ जाइए, मत साथ लाइए। तलाक 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 3 बार बोल दीजिए वो सब चीज़ों को, तबाह फना कर रहा है, एकदम उल्टा पुल्टा पढ़ाया जाता है। हैव ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है उसमें जो आप सब्जेक्ट के पहले लिख दिए, हैव मेन वर्ब है। और कौन से प्रश्नवाचक में मेन वर्ब को पहले लिखना चाहिए बताइए? कभी ऐसा होता है?
स्पष्ट नहीं करा पाए क्या हम अभी भी? अगला जो वर्ड हम लोग बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं हाउ लॉन्ग की। ठीक है, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना देर। कब तक, कब से। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत सरल है ये। आप रोज घर पर कितना देर अंग्रेजी पढ़ते हैं? कितना देर अंग्रेजी पढ़ते हैं? ठीक है, हाउ लॉन्ग प्रश्नवाचक, ताहती है तो ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एमपीटी में से जो भी है लिखेंगे, जो नहीं हो उसको छोड़ देंगे। क्वेश्चन वर्ड बोले आप डायरेक्ट धड़धड़ा के लिख दिए। आप भी उतना कमांड कर लीजिए, जब तक नहीं होता है तब तक तो आपको फॉर्मूला लिख के पहले तब अंग्रेजी लिखना चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल। आपको तैयार होने में कितना देर या कितना समय लगता है? ठीक है, जब आप बोलते हैं कितना देर या कितना समय लगता है, तो ये वाला इस टाइप का सेंटेंस आपको हमेशा यूज होता है। कितना देर लगता है की जगह बोल सकते हैं कितना देर लग रहा है, कितना देर लगेगा, कितना देर लगा, कितना देर लग चुका, कोई भी टेंस में बोल सकते हैं। ठीक है, इसका अंग्रेजी फिक्स्ड होता है, इसका फिक्स्ड अंग्रेजी है। जैसे फिक्स्ड हिंदी है ना, हर किसी में जा रहा है, अंग्रेजी भी इसका फिक्स्ड है। फिर क्या फिक्स्ड है अंग्रेजी? हाउ लॉन्ग डज इट। बोले इट कहाँ से आ गया? समय पूछने बताने वाले वाक्यों में अपने आप इट लगा देते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक। बोले डज ही क्यों लगा है? क्योंकि हिंदी क्या है, ताहती है। यदि रहा है, रही है, रहता, तब कहाँ लगाते, क्या लगाते? तो डज के जगह फिर इज आ रहा है, इज लगता इट के साथ, यहाँ टेकिंग लगता। लग चुका है तो हैज टेकन लगता, बाकी इट तो रहता ही रहता जैसे है। समय पूछने या बताने वाले वाक्यों में इट लगता है। इसके बाद आपको क्या लिखना होता है ना, याद रखिएगा, इसके बाद जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं उस आदमी को लिखना होता है। ठीक है, और उसके बाद जिस काम के बारे में बात करना होता है उस काम को लिखते हैं। उसके बाद फिर कुछ है तो लिख दीजिए। इसमें थोड़ा एसवीओ का फार्मूला चेंज हो गया ना, बोले थे कहीं कहीं जाएगा ऐसा। अब देखिए, ये जो आदमी को आप लिखिएगा यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लिखिएगा, और जो इस काम को लिखिएगा यहाँ पर एकदम फिक्स्ड है, 2+V1 के रूप में लिखेंगे। अब जब हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो यहाँ आई लिखाएगा कि मी लिखाएगा, सोचिए। ऑब्जेक्ट के रूप में आई होता है कि मी होता है? अभी सब चीज़ नहीं पता है तो आपको कोई, अभी ये सब चीज़ क्या हम सिखाएंगे? हमको लगता है कि सब चीज़ हम बता दिए और उसके बाद भी आप कोई पते नहीं, चुप हैं, तो हम क्या कहें, क्या कहें? इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू। बोले यू क्या है? तो यू तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब एक के जैसा रहता है, उसका क्या है? यू
to get ready. How long does it take you to get ready? एक पॉइंट और हाउ लॉन्ग में पढ़ाएंगे तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, बचेगा नहीं। इसका जवाब भी तो आप दे सकते हैं ना ऐसे। इसका जवाब दे सकते हैं इट टेक्स मी 10 minutes to get ready. Takes me 10 minutes to get ready. मुझे तैयार होने में कितना देर लगता है? 10 मिनट लगता है। इट से शुरू क्यों किए? तो भाई साहब इट से शुरू करने के पीछे सिर्फ एक कारण है। कौन सा कारण? कि समय वाला वाक्य, मौसम वाला वाक्य, दूरी वाला वाक्य हमेशा इट से शुरू होता है। ठीक है, अच्छा, इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू गेट रेडी। क्लियर है सबको ये सब चीज़? यहाँ पर फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा। एक पॉइंट और इसमें हम बताना चाहते हैं जो आपको क्लियर कर दे। ठीक है, आप कितना देर से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, या आप कब से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? कितना देर से भी बोल सकते हैं, कितना टाइम से भी, लेकिन टाइम वर्ड मत यूज कीजिएगा। हाउ लॉन्ग में सब आ जाता है, कितना देर से या कब से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। क्या बनाएंगे ट्रांसलेशन? बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा? देखिए सीधा सीधा आप बना देंगे हाउ लॉन्ग आर यू लर्निंग। फ्रॉम सिंस कुछ नहीं लगाना है, हो गया, हाउ लॉन्ग में ही सारा शामिल है, लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, खाली आपको ध्यान क्या देना है ना कि जैसे ही आपने हाउ लॉन्ग के साथ इज आर एम लगा दिया ना, यही आपने गलती कर दिया, ये गलत है ऐसा बोलना। ठीक है, तो बोले सही क्या होगा? इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा लगता है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? बात समझ में आई? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? समझ में आई बात मेरी? हाँ ना बोलेंगे? नो, हाउ लॉन्ग के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं यूज होता है, बल्कि उसके जगह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जबकि हिंदी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा। हाउ लॉन्ग के साथ पास्ट कंटिन्यूअस भी नहीं यूज होगा, हिंदी में रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन अंग्रेजी में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना पड़ेगा। क्लियर है बात? बस इतने सा बात था। ठीक है, हमने आपको एसवीओ का पूरा कॉन्सेप्ट आज दे दिया ताकि कल से हम अपना टेंस स्टार्ट कर सके। क्लियर है? अब आप इसको जितना रिवीजन प्रैक्टिस कीजिएगा कमांड होते जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पर इतिश्री रेवा खंडे कर दीजिए, बाकी चीज़ों के लिए अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।